नमस्कार मित्रों, व्हाट टू स्टडी इन एवीएम के पार्ट 3 लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है व्हाट टू स्टडी, ऑलरेडी 2 पार्ट वीडियो आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू दोज 2 वीडियोज़, क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज में बनाया हो ना, पिछले 4 से 5 साल में जो एवीएम के सवाल पूछे गए हैं उसी पे मैं बनाया हूँ। बेसिकली अब ये सवाल उठता है कि लास्ट समय में हम क्या पढ़ें, तो आपको क्या पढ़ना है जो पिछले 4 से 5 साल में जो सवाल पूछे गए हैं, जिस कंसेप्ट पे सवाल पूछे गए हैं। मैं सवाल से रिपीट नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट रिपीटेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कंसेप्ट रिपीटेशन पे आता है और बाकी 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके नए टाइप के हो सकते हैं। लेकिन आपको तो 50 नंबर से मतलब है ना, तो वो तो आपको कवर हो रहा है इस सीरीज से, तो जरूर इस सीरीज के हर एक वीडियोस को देखिए। और आज हम लोग पार्ट 3 लेक्चर को शुरुआत करेंगे। एक केस स्टडी भी करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 में छूट गया था, उसको मैं भी करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग पेज नंबर 176 पे चलते हैं। अपने मैकमिलन बुक के पेज नंबर 176 पे आइए और हम लोग पढ़ के जाते हैं कि हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल क्या है। पहला पॉइंट है हमारा वेल्थ क्रिएशन शिफ्ट। देखिए 2 एरा है, एक है हमारा एग्रेरियन एरा है और एक हमारा है नॉलेज एरा। एग्रेरियन एरा में क्या है कि वेल्थ लैंड से मिलता है, नॉलेज एरा में वेल्थ जो है ह्यूमन कैपिटल से मिलता है। यदि ह्यूमन कैपिटल के इंपॉर्टेंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्स सेकेंडरी है ह्यूमन स्किल का, नॉलेज और एटीट्यूड, ठीक है। तो ये प्राइमरी माना जाएगा नॉलेज और एटीट्यूड, उसका सेकेंडरी माना जाएगा टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स। देख तो हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब यदि हम बात करें पीपल मैनेजमेंट की, तो लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल ऑफ पीपल मैनेजमेंट। तो पीपल मैनेजमेंट का मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन को समझिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन को समझने से पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? तो एडगार स्किन के द्वारा 1969 में कहा गया, इट इज़ अ रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय पीपल। तो लोगों का जो एक्टिविटीज़ होता है उसके रैशनल कोऑर्डिनेशन को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कॉमन गोल या पर्पसेस को अचीव करना, डिवीजन ऑफ लेबर और फंक्शन इसके अंदर आता है, और अथॉरिटी का हायरार्की और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आता है। तो दिस इज हाउ एडगार स्किन हैज डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय पीपल अचीविंग कॉमन गोल्स, डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि हम इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। अब सवाल कुछ कर लिया जाए, लेट्स डू सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हिच यू हैव लर्न जस्ट नाउ। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन द नॉलेज एरा? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो एग्रेरियन एरा था, एक नॉलेज एरा था, लैंड, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, मशीनरी। सही जवाब इसका ह्यूमन कैपिटल। याद रखिए, नॉलेज एरा में वेल्थ हमें ह्यूमन कैपिटल से मिलता है, एग्रेरियन एरा में वेल्थ हमें लैंड से मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडगार स्किन, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, इनफॉर्मल कोऑर्डिनेशन, रैशनल कोऑर्डिनेशन। यस, करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है कि बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक यही है, ये हमारा रैशनल कोऑर्डिनेशन होता है, एक्टिविटीज फॉर कॉमन गोल। पेज नंबर 177 में आ जाइए और आप माइक्रो नोट्स को पढ़ के जाइए यूनियनिज्म पे और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे, क्योंकि सवाल इससे बार बार पूछा जाता है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यूनियनिज्म को अफेक्ट करते हैं। पहला हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन, दूसरा हमारा इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, फिर आता है हमारा मैनेजमेंट अपोजिशन टू यूनियनाइजेशन, और नेक्स्ट आता है हमारा डिलेड कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाना, ठीक है, उसके बाद हमारा वर्कर का इमिग्रेशन होना, फिर मैनेजमेंट जो है यूनियन को अपोज करना, और फाइनली आता है डिलेड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी जो हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है उसको वो डिले हो जाना। तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे यूनियनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो आप तो फैक्टर्स आपने समझ लिए। अब सवाल ये है कि यूनियनिज्म का इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर जो ऑर्गेनाइजेशन पे बनता है वो किस कारण से बनता है? यूनियनिज्म के कारण बनता है। करंट रिलेवेंस क्या है? तो आज ट्रेडिशनली यूनियन का पर्सपेक्टिव लेस रिलेवेंट हो गया है आज के व्यू का वर्ड याद रखिएगा। आज के व्यू का क्या होता है? वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी इन्वायरमेंट। मतलब आज का जो व्यू का इन्वायरमेंट है, व्यू का मतलब वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी। आज के व्यू का इन्वायरमेंट में यूनियन का पर्सपेक्टिव क्या हो गया है? रिलेवेंसी कम हो गई है, समझे? तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। कुछ सवाल कर लिया जाए। व्हाट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ यूनियनिज्म? इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, गलत। इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, बिल्कुल सही। डिक्रीजिंग वर्कर डिमांड, गलत। मैनेजमेंट सपोर्ट यूनाइजेशन, देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको फैक्टर समझाया था। तो एक है हमारा पीरियडिक इकोनॉमिक डिप्रेशन, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट अपोजिशन टू यूनाइजेशन। मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मैनेजमेंट ने यूनाइजेशन को अपोज किया, दैट्स व्हाई यूनाइजेशन डेवलप,
ठीक है ना, और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कह रहा है सपोर्ट, सपोर्ट तो गलत वर्ड है ना। व्हाट इज वन ऑफ द रोल दैट यूनियनिज्म हाईलाइटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रोल ऑफ नेसेसरी सोशल पॉलिटिकल प्रेशर, यस ये करेक्ट है। किस तरह के एनवायरनमेंट में आज के ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं जिस कारण से ट्रेडिशनल यूनियन पर्सपेक्टिव लेस रिलेवेंट हो गया है, तो व्यू का एनवायरनमेंट, व्यू का क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर, तो सी कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट डज यू स्टैंड फॉर, यू होता है अनसर्टेनिटी, व्हाट डज बी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, ऐसे समझिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल पेज नंबर 179 पे आ जाइए और HRM और HRD में जो माइक्रो नोट्स है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जा रही है उसको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा कैप्सूल कोर्स का पार्ट, ये जो हमारा AVM का व्हाट टू स्टडी PDF है, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। और कैप्सूल कोर्स आपसे सवाल दिमाग में उठता है ना कि लास्ट में हम क्या पढ़ें, क्योंकि हमने तो बहुत, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो क्या पढ़ के जाए कि हमारा 50 मार्क्स तो निश्चिंत हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कैप्सूल कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर होता है दोस्तों। एक होता है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट, तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको दोस्तों क्विक रिवीजन PDF मिल जाएगा मॉड्यूल वाइज। उसके अलावा ये हमारा व्हाट टू स्टडी PDF मिल जाएगा, क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। फिर आता है न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको फॉर्मूला PDF मिल जाएगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हमने, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विजेज मिल जाएंगे, लगभग 100 से ज़्यादा क्विजेज हैं। और तीसरा पॉइंट आता है कुछ प्रैक्टिस का, तो क्विजेज मैंने बता रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, यानी आप क्विक रिवीजन, फॉर्मूला, बुलेट पॉइंट्स, व्हाट टू स्टडी PDF, फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर्मूला PDF, क्विजेज, यानी ये 5 चीज़ों का संगम है हमारा क्या कैप्सूल PDF, और लास्ट मोमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। HRM HRD की बात करें तो HRM कैसे इवॉल्व हुआ है, तो देखिए ह्यूमन बिहेवियर का जो अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, पहला कारण है। फिर हमारा नया डायमेंशन ऐड हुआ है रेदर देन सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, हमने ऐड किया है नया डायमेंशन। फिर हमारा जो अर्लियर एस्पेक्ट था उसको स्टेबलाइजेशन मिला, उसको रूटिनाइजेशन मिला, इस कारण से भी जो है HRM का इवोल्यूशन हुआ है। अब देखिए पर्सपेक्टिव HRM का क्या है, सेठ 1992 में इन्होंने क्या कहा है वो जरा देखिए। इन्होंने कहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ, राइट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है HRM। अब देखिए उसमें एक और पॉइंट लिखा गया है कि हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट, ह्यूमन सेंसिटिविटी, ट्रस्ट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एज मैनेजरियल कल्चर। HRM एक अम्ब्रेला फंक्शन है। क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन एज अम्ब्रेला फंक्शन, इट कवर्स ऑल पीपल मैनेजमेंट फंक्शन, चाहे वो ओल्ड पीपल मैनेजमेंट फंक्शन हो या न्यू पीपल मैनेजमेंट फंक्शन हो, सबको कवर करता है। ये न्यू पीपल रिलेटेड सिस्टम को गाइड करने में हेल्प करता है और हमारे एग्जिस्टिंग सब सिस्टम को इवेल्युएट करता है पीपल मैनेजमेंट में। अब इसमें आता है एक टर्म लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर का क्या रोल है, तो HRM के जो कंपोनेंट्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे एक्शन में होता है लाइन मैनेजर के माध्यम से, यानी डे टू डे जो हमारा एक्शन होता है उसमें हमारा HRM कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग लाइन मैनेजर के माध्यम से करते हैं। सिस्टम को समझना, रैशनली समझना, HR के फिलॉसफी से क्या लिंकेज है ये समझना, ये भी हमारे लाइन मैनेजर का काम है। फिर आप देखिए कंपटीशन कैसे आया है, इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट। तो आप देखिए वर्कर आइडिया को टैप कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए वर्क को इफेक्टिवली, फिर क्या कीजिए, प्रोक्योर कीजिए और डेवलप कीजिए राइट पीपल को प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि आज का पर्सपेक्टिव क्या है HRM का, कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, एम्प्लॉय मोटिवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ। फिर HRM एक अम्ब्रेला फंक्शन है, लाइन मैनेजर का क्या रोल है, और ये याद रखिएगा HRD जो होता है वो HRM का सब सिस्टम होता है, ठीक है। तो वर्ड देखिए D है उसके बाद M है, तो पहले D आएगा और फिर M आएगा, ऐसे भी याद सकते हैं, है ना। तो HRD जो है इसको हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक सवाल कर लेते हैं, व्हाट ट्रिगर द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ HRM, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। फिर B का रहा है कि ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर क्या कर रहा है दोस्तों, ये ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन। तो सही जवाब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर B सही जवाब है कि ग्रेटर लिंक ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर है इसका ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत बड़ा कारण है HRM के पर्सपेक्टिव चेंज होने का। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेथ व्हाट इज क्रूशियल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन HRM। तो सेथ के अनुसार जो है क्रूशियल मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी HRM में क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ाना, नहीं प्रॉफिट बढ़ाना नहीं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है उसको हार्मोनाइज करना एम्प्लॉय के साथ, ये सबसे बड़ा रोल है HRM का। HRM अम्ब्रेला किसके लिए काम करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, मार्केटिंग पर्सन, ऑल पीपल मैनेजमेंट फंक्शन। ऑप्शन C सही जवाब है। हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट थ्रू इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट, यानी इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट करते हैं, तो वर्कर के आइडिया में टैप करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं वर्क को इफेक्टिवली। व्हाट इज
कंसिडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसिस्टम ऑफ एचआरएम। तो एचआरडी को एचआरएम का मोस्ट, ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि कौन, अब देखिए आपको फंसा देगा, बोलेगा कि एचआरडी एचआरएम का सबसिस्टम है या एचआरएम एचआरडी का सबसिस्टम है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, पहले डी आता है फिर एम आता है ना, तो डी जो है एम का सबसिस्टम है, यानी एचआरडी जो है एचआरएम का सबसिस्टम है, ऐसे याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पीडीएफ को स्विच करते हैं, एक दूसरे पीडीएफ में आपको शो करता हूं, जैसे बाकी की चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है। ये देखिए, चलिए ये इस पीडीएफ को हम लोग कवर करते हैं अभी फिलहाल। मैंने आपको बोला था ना कि एक केस स्टडी वाला पार्ट है जिसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। आइए, आप लोग एक्साइटेड होंगे केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए केस स्टडी वाला एक पार्ट हम लोग अभी कवर करते हैं। लेट्स कवर वन पार्ट ऑफ केस स्टडी। देखिए दोस्तों, कोरिलेशन से ना, कोरिलेशन रेग्रेशन से बार बार देखा गया है कि केस स्टडी पूछा जाता है, राइट। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू सम केस स्टडी बेस्ड ऑन द टॉपिक कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। लेट्स कंटिन्यू। आपके सामने एक सवाल है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी द क्वेश्चन। ये केस स्टडी में देख सकते हैं आप कि a group of 7 children participated in a physiological study designed to assess the relationship between the age and average total sleeping time। ASTT मतलब क्या हुआ, बार बार ये वर्ड देखेंगे, एवरेज टोटल स्लीप टाइम, ATST है, ठीक है ना, एवरेज टोटल स्लीप टाइम। तो एक स्टडी करवाया गया कि देखा गया कि ATST यानी एवरेज कितना स्टडी स्लीप बच्चे सो रहे हैं और उनका एज के बेसिस में, और ATST के मेजर को ऑब्टेन करने के लिए रिकॉर्डिंग लिया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिखा गया है, यहाँ पे ATST लिखा गया है, मिनट्स में है और ये ईयर्स में है। 4 साल का बच्चा लगभग 86 मिनट्स होता है, 6 साल का बच्चा 65 मिनट्स होता है, 10 साल का बच्चा 15 मिनट होता है। एवरेज है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल नहीं है, एवरेज स्लीपिंग टाइम है। और ये आपको देख सकते हैं, ये डेटा दिया और यहाँ पे चाइल्ड मतलब 7 चाइल्ड से डेटा को कलेक्ट किया गया। आपके सामने पहला सवाल है कि जो आपका एज और ATST के बीच का जो लीनियर रिलेशनशिप होगा उसको कैसे मेजर करेंगे। आपके सामने बहुत सारा कोएफिशिएंट दिया हुआ है, जैसे देख सकते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद कह रहा है कि आप देख सकते हैं, उसके बाद कह रहा है कि कर्विलिनियर कोएफिशिएंट, रेग्रेशन कोएफिशिएंट, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल दीजिए। 3rd कह रहा है कि इस डेटा का स्लोप निकाल दीजिए यदि x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, और 4 कह रहा है कि डाटा का y इंटरसेप्ट निकाल दीजिए यदि x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, और ATST का वैल्यू क्या होगा यदि 15 साल का चाइल्ड होगा तो। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा वार्ड टू स्टडी सेक्शन है ना, इसमें हम लोग सभी तरह के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, डेटा आपको डेटा सामने लिखा गया है। पहले हम लोग रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को देखते हैं कि हमारा जो एज और ATST के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या होगा। सही जवाब है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये हमारे स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ना, 2 वेरिएबल के बीच में डायरेक्शन को मेजर करता है। मैंने आपको बताया था R का वैल्यू जो है ना -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो R का वैल्यू यदि -1 के क्लोज रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बताएगा, और R का वैल्यू यदि +1 के क्लोज रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बताएगा, और R का वैल्यू यदि 0 रहेगा मतलब ये बोलेगा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। समझ में आया? तो आपको जो एज और ATST के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताएगा। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लिया जाए तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, अंडर ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट y के साथ भी सेम, यहाँ पे अंडर रूट पूरा फैला हुआ है ना, n टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, हाँ उसके बाद है हमारा माइनस समेशन ऑफ y का स्क्वायर। अब आपको सामने ये फॉर्मूला कितना लंबा चौड़ा दिख रहा होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने का। सुनिए मेरे बात को सुनिए, इसको फॉर्मूला को याद करना है ना आपको। देखिए पहले डिनोमिनेटर को याद करते हैं। तो हमने क्या किया है, पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप क्या कीजिए ना कि नंबरेटर को एक बार देखिए। नंबरेटर क्या लिखा हुआ है, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, यही लिखा है ना, ठीक है। अब देखिए ये आप बस याद कर लीजिए, एक चीज़ याद कर लीजिए, ये आपको नोमीटर याद करना है और डिनोमीटर देखिए खुद ब खुद आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा डिनोमीटर, तो देखिए जो y है ना, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आप x से रिप्लेस कर दीजिए। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को आपको x से रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देखिए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। और फिर तो ये आपका यही चीज़, और उसको एन से एन तो है ही, यहाँ पे एन तो है ही, और इसका अंडर ये पहला वाला टर्म हो गया। अब दूसरा इसको देखिए ये कैसे आया है वो देखिए, ये मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले हमने y को x से रिप्लेस किया, अब x को y से रिप्लेस कर दीजिए। x को यदि y से रिप्लेस कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n टाइम समेशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को y से रिप्लेस करना है, माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब और यही चीज़ यहाँ हम यहाँ देखिए तो यही चीज़ लिखा गया है ना। तो कितना सिंपल है, याद रखना, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं दोस्तों, नंबरेटर में बस एक याद कर लीजिए, n टाइम समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, दैट्स ऑल। अब आपको नीचे वाला तुरंत ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पहले तो अंडर रूट डाल दीजिए, एक टू अंडर रूट आपने डाल दिया, पहला वाला लिखना है ना, तो x को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n टाइम समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट लिखने के लिए y को x से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस y को x से रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। बस सिंपल है, कुछ रटने का जरूरत नहीं है। देखिए यही चीज़ होता है, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि वीडियोस देखिए, ताकि आपको जो इस तरह का ट्रिक पता चलेगा। चलिए, तो अब हम लोग, आपको फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको। एन क्या होता है, डेटा पॉइंट होता है। आपको एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन सभी का समेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। फिर पूछा है आपको स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालना देखिए, अभी आपको देखिए, अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उसी से आप स्लोप निकाल सकते हैं रेग्रेशन इक्वेशन का। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला लिखा है, n टाइम समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ऊपर वाला तो वही है ना, ऊपर वाला वही, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिया, y को x से रिप्लेस कर दिया, तो n टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप कहलाता है। अब y इंटरसेप्ट निकालना है, तो देखिए स्लोप भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, राइट। बस करना क्या है कि y को x से रिप्लेस कर देना है, y को आपको x से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब आपको अब y आपको पता ही है कि y इजिकल टू क्या होता है, a प्लस बी टाइम्स एक्स होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन यदि लगा दीजिए तो समेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y नहीं हो जाएगा, ये आपको एक्चुअली में ए नहीं, मतलब ये y इंटरसेप्ट निकालना है, यहाँ पे b, चलिए ठीक है, ए हम वाई इंटरसेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी एक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ y माइनस m टाइम्स समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n टाइम्स b इज इक्वल टू समेशन ऑफ y माइनस समेशन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n टाइम्स b प्लस m टाइम्स समेशन ऑफ x। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला, ये होता है कि y इज इक्वल टू ये a प्लस बी टाइम्स x, यहाँ समेशन डाले तो यहाँ भी समेशन डाले, ठीक है ना, ये बाहर आ गया और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले समेशन ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो समेशन ऑफ x देखिए, यहाँ पे x का समेशन 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है ना। तो ये समेशन ऑफ x तो आसानी से निकल जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। समेशन ऑफ y कैसे निकालेंगे, तो y वाला ये हमारा है, ठीक है, x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है, आप इसको याद रखिए प्लीज़। ठीक है, अब देखिए समेशन ऑफ y कैसे निकाले, सभी को जोड़ दीजिए, समेशन ऑफ y निकल जाएगा। फिर समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकाले, तो 4 इंटू 26, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट को देता हूँ, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जोड़िए, समेशन एक्स वाई निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर का समेशन भी निकालेंगे, वाई का समेशन भी निकालेंगे, और फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो आपको आर मिल जाएगा -0.7। दोस्तों यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से सवाल आए और आप यदि उसको नहीं बना के आए, समझिए कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपको याद रखना भी काफ़ी आसान है। अभी मैंने ट्रिक बता दिया याद करने का। ठीक है, स्लोप निकालना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आएगा। वाई इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर्मूला से आंसर आएगा। और एज 15 के लिए अब आपको देखिए एम स्लोप मिल गया, y इजिकल टू a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, m मान लीजिए, m स्लोप से डिनोट कर रहे हैं, तो आपको m पता है, आपको इंटरसेप्ट पता है, आप किसी दूसरे x के वैल्यू के लिए y तो निकाल ही सकते हैं ना, तो इसको रिग्रेशन इक्वेशन ही तो बोलते हैं।
ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालना है, रेग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालना है, स्लोप कैसे निकालना है, सब चीज़ बता दिया, याद करने का तरीका भी समझा दिया। तो एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट दिस वीडियो रीच टू ऑल द CIB एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AVM एग्जामिनेशन। चलिए पेज नंबर 184 और 187 में आ जाइए और आप HR वैल्यू कंट्रीब्यूशन रोल को पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ हमारा कोर पीपल रोल होता है, जैसे कि सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, ठीक है, ये सभी कहलाते हैं हमारे कोर पीपल का रोल, ठीक है। वेलफेयर सर्विसेज, रिटेंशन एंड टर्मिनेशन। कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एड रोल होता है, जैसे कि HR टेक्नोलॉजी सर्विस, क्रिएटिंग अ लर्निंग वर्क इन्वायरमेंट। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी। फिर हमारा कुछ रोल आता है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल, एक फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर क्रिएट करना, HR के इनिशिएटिव को बिजनेस के स्ट्रेटजी से अलाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन के चेंज और ट्रांजिशन को इंप्लीमेंट करना आसानी से, ठीक है। ये सभी हमारे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक ये तो क्लियर हो गया कि 3 रोल मैंने अभी आपको बताया। पहला कोर रोल बताया, कोर पीपल टास्क, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, दीज आर द कोर पीपल टास्क। फिर हमने बताया ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एडिशन कैसे होता है, कि जैसे कि हमने लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, हमने HR का टेक्नोलॉजी सर्विस बना दिया। ये हम लोग HR की बात कर रहे हैं, HR का वैल्यू कंट्रीब्यूशन रोल क्या है, ठीक है ना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बढ़ाता है HR, फिर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, कंसल्टिंग करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फिर बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, तो एक फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन चेंज को इम्प्लीमेंट करना। अब आप देखिए, एक होता है हमारा कि आप HR के वैल्यू कंट्रीब्यूशन को बिजनेस में समझना चाहते हैं, उसको SHRM बोलते हैं, इसको स्ट्रेटजिक HRM बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए HR का रोल मैंने आपको बताया, कोर फंक्शन में सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, ये सब आता है, याद रख लीजिए, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर फंक्शन। उसके बाद पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडिशन में क्या क्या आएगा, HR टेक्नोलॉजी सर्विस, क्रिएटिंग अ लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल में, ये सभी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है SHRM कॉम्पिटेंसी मॉडल। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, SHRM का कॉम्पिटेंसी मॉडल में ना 9 क्रिटिकल कंपोनेंट है। पूछा जाता है हाउ मेनी क्रिटिकल कंपोनेंट आर देयर इन SHRM कॉम्पिटेंसी मॉडल। पहला होता है लीडरशिप एंड नेविगेशन, एथिकल प्रैक्टिस, बिजनेस एक्यूमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंसल्टेंशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ग्लोबल एंड कल्चरल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन। कुछ सवाल कर ले जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर पीपल रोल, ऐसे पूछा जाएगा। सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ये नहीं होगा। टेक्नोलॉजी सर्विस जो होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एडिशन होता है, ना कि ये हमारा कोर पीपल रोल में नहीं आता है। वाट रोल इंक्लूड अलाइंग HR इनिशिएटिव टू बिजनेस स्ट्रेटजी, कोर पीपल रोल, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडिशन रोल गलत, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी सही है। विच कॉम्पिटेंसी इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग बिजनेस नॉलेज, तो बिजनेस नॉलेज को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना, ये कहलाता है हमारा बिजनेस एक्यूमेन। क्रिएटिंग अ लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट इज अ फंक्शन ऑफ विच HR रोल, तो लर्निंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना कोर पीपल में आएगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडिशन में आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव, एथिकल प्रैक्टिस। देखिए पेज नंबर 200 में आ जाइए और आप बैंक का मर्जर और रिफॉर्म को पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन पढ़ लीजिए। इन्होंने मर्जर को क्या किया, प्रपोज किया, ताकि वीकर बैंक को एलिमिनेट करें और कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अब मर्जर को अब देखिए कब हुआ है, कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ है वो एक बार देख लीजिए। मर्ज क्यों हुआ है बैंक, ताकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडियन बैंक को बना सके। SBI का मर्जर हुआ था, आपको पता होगा, 5 SBI के बैंक को मर्ज किया गया SBI के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हुआ, विजया बैंक, देना बैंक को मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। फिर दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ है 2019 में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया PNB के साथ, आंध्र बैंक कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया UBI के साथ, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ। तो प्राइवेटाइजेशन का प्रपोजल ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन को मूव कर रही है ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकें और बजटरी बर्डन को कम कर सकें। और मर्जर का बेनिफिट क्या मिलता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। सवाल है विच कमिटी प्रपोज द आइडिया ऑफ बैंक मर्जर, तो नरसिम्हन कमिटी। विच टू बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो विजया बैंक और देना बैंक। PNB बनाने के लिए ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, इतना सिंपल सवाल, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, ये पूछा गया था पिछले बार, ठीक है। चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं, पेज नंबर 202 और 204 को आइए समराइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप HR के सब सिस्टम को पढ़ के जाइए। एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है हमारा डेवलपमेंटल, ठीक है। 3 तरह का सब सिस्टम होता है, एक होता है मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जॉब रोल एनालिसिस का क्या रोल है। तो जॉब एनालिसिस हमारे डेवलपमेंट का फंडामेंटल माना जाता है। आप सभी जॉब के इंट्रिकेसीज को समझिए, एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इसे समझिए, जॉब के लिए कौन सुटेबल
पर्सन हो सकता है, इसे समझिए, राइट। फिर बात आती है, ये तो हमारा फंडामेंटल हो गया डेवलपमेंट का। फिर बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो हमारे पास एक इफेक्टिव एचआरएम का फंक्शन होना चाहिए, राइट पीपल को हम लोग राइट जॉब के लिए राइट समय पे एम्प्लॉयड करें। एक होता है हमारा रोल एनालिसिस टेक्निक, रैट बोलते हैं इसको। इसका कंपोनेंट होता है जॉब एनालिसिस, रोल एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द टीम मेंबर। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे रैट के। पर्पस ये होता है कि हम टीम इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करें, की परफॉर्मिंग एरिया को आइडेंटिफाई करें और क्रिटिकल एक्टिविटी को डिफाइन करें इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। तो ये रैट वर्ड याद रखिएगा, KRA याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जॉब एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एचआर का क्या क्या सब सिस्टम है, प्लीज रिमेंबर दिस वन। पहला सवाल, विच एचआरएम सब सिस्टम इज फोकस्ड ऑन दिस यूनिट। तो देखिए बेसिकली 3 तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होता है। बात करते हैं व्हाट इज फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी इंक्रीमेंट, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय बेनिफिट। जॉब एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एम ऑफ द सक्सेसफुल एचआर मैनेजर अकॉर्डिंग टू पैसेज, प्रोवाइड द राइट पर्सन, यस करेक्ट। तो सक्सेसफुल एचआर मैनेजर का काम यही कि हम राइट पीपल को राइट जॉब के लिए राइट समय पर प्रोवाइड करें। कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है रोल को ऑर्गेनाइज और रोल को एनालाइज करने के लिए, तो RAT रोल एनालिसिस टेक्निक को यूज किया जाता है। व्हाट आर आइडेंटिफाइड विद द फ्रेमवर्क ऑफ रोल एनालिसिस, तो की परफॉर्मिंग एरिया। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के, पेज नंबर 207 में ट्रेनिंग का क्या रोल है, ट्रेनिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले का अप्रोच क्या था कि आप स्पेसिफिक जॉब के लिए हायर कीजिए, डिस्कार्ड कीजिए यदि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप एज या टेक्नोलॉजी चेंज के कारण, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रोथ का रियलाइजेशन। इंडिविजुअल को ग्रोथ चाहिए, राइट। उन्हें नॉलेज एक्वायर करना है, स्किल एक्वायर करना है, एटीट्यूड और बिलीफ एक्वायर करना है, कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करना है जो कि रूटीन जॉब में यूज नहीं होता है। फिर मास्लो का हायरार्की नीड्स आता है। इसमें कहा जाता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एज इंपॉर्टेंट एज सेटिस्फाइंग फिजिकल नीड। मैनेजिंग डेवलपमेंट, आप लर्निंग और डिस्कवरी प्रोसेस को समझिए, स्ट्रेस और से कोप कीजिए और दूसरे को हेल्प कीजिए। लर्निंग और डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि आप एम्प्लॉय के स्किल को, नॉलेज को, कॉम्पिटेंसीज को इन्हांस कीजिए जिससे बेटर परफॉर्मेंस हो। लर्निंग का मतलब कि आप नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एक्वायर कर रहे हैं, और डेवलपमेंट का मतलब कि आप नॉलेज को ब्रॉड बना रहे हैं और डीप बना रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो गोल ये होता है हमारा कि हम बिहेवियर को चेंज करें बेटर परफॉर्मेंस के लिए, नॉलेज और इंसाइट को शेयर करें। तो आप लर्निंग को फॉर्मल सिस्टम में इंटीग्रेट कीजिए। पहला सवाल है व्हाट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजिंग एम्प्लॉय। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था एम्प्लॉय मैनेजमेंट करने का, कि हम स्पेसिफिक जॉब के लिए हायर करें और डिस्कार्ड करें जब हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ वन ऑफ द की गोल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज सैलरी, डेवलपर चेंज बिहेवियर। यस, ये करेक्ट है कि देखिए लर्निंग और डेवलपमेंट का की गोल क्या है कि हम बिहेवियर को चेंज करें या डेवलप करें बेटर परफॉर्मेंस के लिए। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कैसे हाईलाइट करता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो बताता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। पेज नंबर 208 में आ जाइए और ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन इसको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड का इमीडिएट एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग का फोकस क्या कहाँ पे होता है, बेटर परफॉर्मेंस इन द करंट जॉब, यानी हमारा जो अभी का जॉब है, करंट जॉब है, उसमें हम कैसे बेटर परफॉर्म करें और हम फ्यूचर चेंज के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो, राइट। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई कि मैंने 3 पॉइंट बताए आपको कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड का इमीडिएट एप्लीकेशन होता है, हमारे करंट जॉब में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है हमें, और हम फ्यूचर चेंज के लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर दूसरा है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, नॉलेज का डीपनिंग होता है, और यूजुअली डेवलपमेंट वॉलंटरी होता है। इसे हम पर्सनल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन करेंगे। और थर्ड आता है हमारा, द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन एक फॉर्मल तरीका होता है नॉलेज को ब्रॉड बनाने का, और ये नॉन स्पेसिफिक और लॉन्ग टर्म रिलेवेंस होता है एजुकेशन का, राइट। तो ये सब पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ हमारे पास थ्योरीज दिए गए हैं लर्निंग के, तो आपको ये समझ में आया ना कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और एजुकेशन में क्या अंतर है। ट्रेनिंग हम नॉलेज और स्किल को तुरंत अप्लाई करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम डीप बनाते हैं नॉलेज को, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है हमारा, ठीक है। और फिर हमारा एजुकेशन क्या होता है कि नॉलेज को ब्रॉड करने का एक फॉर्मल तरीका है। थ्योरी में पहला हमारा आता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, तो ये बताता है कि लर्नर जो है पैसिव है, लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से होगा। कॉग्निटिव थ्योरी बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से लर्निंग होगा। फिर तो सी से क्रिटिकल, सी से कॉग्निटिव, ऐसा याद रख लीजिए। और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहता है कि लर्निंग रेलिवेंट होता है पर्सनल लाइफ सिचुएशन में।
मतलब कि हम फुल पोटेंशियल को डेवलप करने पे फोकस करते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ट्रेनिंग? लॉन्ग टर्म नॉलेज, इमीडिएट नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ स्किल, यस बी करेक्ट है। व्हाट इज डेवलपमेंट यूजुअली इन्वॉल्व? इमीडिएट जॉब स्किल गलत, फॉर्मल एजुकेशन गलत, ये तो हमारा क्या बोलते हैं एजुकेशन होता है। वॉलंटरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यस ऑप्शन सी सही है। विच टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑफन नॉन स्पेसिफिक एंड रिलेवेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम? इसको बोलते हैं हम लोग एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट थ्योरी, हाउ डज लर्निंग ऑकर? थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग गलत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स गलत, यस स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से होता है। विच थ्योरी फोकस ऑन एंगेजिंग द ब्रेन इन क्रिटिकल थिंकिंग? तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। पेज नंबर 210 में आ जाइए और यही देखिए मैग्नेटिक, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए एक होता है हमारा सिग्निफिकेंट ऑफ एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, एक होता है बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, राइट। एक चीज़ इसको मैं बाद में बताता हूँ मैं आपको। एटीट्यूड के फंक्शन को देखे जाइए। पहला होता है हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन, ये एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो अपने इन्वायरमेंट से एडजस्ट करे, पॉजिटिव ट्रीटमेंट से पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। एक होता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, यानी अपने सेल्फ इमेज को आप डिफेंड कर रहे हैं। जैसे कि ओल्डर मैनेजर है, वो नेगेटिव एटीट्यूड बनाता है यंगर सबॉर्डिनेट में क्योंकि उनके डिसीजन को चैलेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव, अपने ईगो को डिफेंड करना, राइट। एक ऐसा फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, यानी कि हम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने का बेसिस होता है। जैसे मैनेजर जो है कंपनी के ट्रेडिशन को एम्फेसाइज कर रहा है ताकि हार्ड वर्क को इंकरेज करो। और एक होता है नॉलेज फंक्शन, यानी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना ताकि आप वर्क इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विच फंक्शन का एटीट्यूड हेल्प प्रोटेक्ट सेल्फ इमेज? तो उसको बोलते हैं हम लोग ईगो डिफेंसिव फंक्शन। व्हाट इज द चैलेंज इन चेंजिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड कंपेयर टू इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल? तो देखिए चैलेंज ये है कि ये जो है हमारा डिफिकल्ट है। How do the attitude solve the value explains function by providing a basis for knowledge acquisition? You know, by reflecting personal value through their behavior। मतलब पर्सनल वैल्यू को बिहेवियर से शो करके एटीट्यूड जो है वैल्यू एक्सप्रेस फंक्शन की तरह काम करता है। पेज नंबर 231 में आ जाइए और एरिक्सन का स्टेज पे देखे जाइए और टाइप्स ऑफ पावर। दोस्तों इसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए, अपने AVM एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।